नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दोपहर के 1 बज रहे हैं और लगातार न्यूज नेशन आज की बड़ी खबर पर बना हुआ है और सुबह से ही आपको हाथरस की लाइव इन्वेस्टिगेशन दिखा रहे हैं। लाइव इन्वेस्टिगेशन हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप एक साथ पीड़ित परिवार का, आरोपी परिवार का पक्ष जान रहे हैं जो आपने अब तक नहीं देखा। चूंकि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, रेप है, गैंगरेप है या फिर परिवार के झगड़े का नतीजा है हाथरस का ये कांड। बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी होंगे और लगातार इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, मेरे साथ सबीना मौजूद है हाथरस से। सबीना के पास चलेंगे जो कि पीड़ित परिवार का पक्ष जानने के लिए मौजूद है। उनके घर पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही हैं। हमारे साथ लखनऊ से अविनाश भी जुड़ेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, जो बातें निकलकर सामने आ रही है साजिश की, और एसआईटी को जो 10 दिन का वक्त और दिया गया है जांच के लिए, उसके पीछे की वजह क्या है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी जोड़ देना चाहती हूं कि राकेश, मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे। राकेश हमें बताएंगे कि आखिर जो आरोपी परिवार है वो क्या सोच रहा है, उसके जहन में क्या चल रहा है, जो सवाल उठ रहे हैं उनके क्या जवाब है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं पीड़ित पक्ष की तरफ से। हम ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल जो लगातार खड़ा हो रहा है कि क्या हाथरस मामला, हाथरस कांड एक साजिश है। जरा रिपोर्ट देख लीजिए, फिर चलेंगे हाथरस। दंगा कराएंगे तभी तो योगी को हराएंगे। हाथरस के साजिशकर्ता बेनकाब हो गए। अब हाथरस का कोई दोषी नहीं बचेगा। आपने इन चेहरों को देखा होगा जिन्होंने सीएए के खिलाफ आंदोलन के नाम पर हिंसा करने का प्रयास किया, क्योंकि योगी की है अग्नि परीक्षा। उत्तर प्रदेश की हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर एक इंटरनेशनल साजिश रची गई थी और दावा है कि इस साजिश में राजनेताओं और टुकड़े टुकड़े गैंग ने मिलकर प्लानिंग की। आपको बताएंगे किस तरह इस नापाक प्लान को अंजाम देने की कोशिश की गई, लेकिन पहले आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि इस पूरे मामले का अपडेट क्या है। मथुरा के पास टोल प्लाजा पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में 4 युवकों को रोककर जब पूछताछ की गई तो पता चला उनका संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के साथ होने की जानकारी मिली। हाथरस कांड के बहाने देश में दंगों की साजिश बेनकाब हो गई है। मथुरा में जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें मुजफ्फरनगर के नगला का अतीकुर रहमान, बहराइच का मसूद अहमद, रामपुर का आलम और केरल के मल्लपुरम का रहने वाले सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और कई ऐसे साहित्य मिले हैं जिससे शांति व्यवस्था को खतरा हो सकता था। कि सही हम लोग चीज़ें एकत्रित कर रहे हैं, सूचना एकत्रित कर रहे हैं और आपको बुला के प्रॉपर ब्रीफिंग की जाए। हाथरस कांड में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दंगे की साजिश में जामिया का एक आरोपी का नाम सामने आया है। मथुरा से गिरफ्तार पीएफआई कार्यकर्ता मसूद अहमद दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी का छात्र है। जी हां, वही जामिया यूनिवर्सिटी जिससे जुड़े कई छात्रों के नाम नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन और उसके बाद दिल्ली में हुए हिंसा की साजिश रचने में सामने आए थे। मथुरा से गिरफ्तार पीएफआई कार्यकर्ता मसूद अहमद दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में एलएलबी का छात्र बताया जाता है। मसूद कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से 2 सालों तक जुड़ा रहा है। ये संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का स्टूडेंट विंग है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को जब पुलिस ने मसूद अहमद को गिरफ्तार किया और उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो पुलिस को हाथरस कांड से जुड़े कुछ पोस्टर भी बरामद हुए और अब यूपी पुलिस दंगा भड़काने के मामले को लेकर पूरे कनेक्शन की जांच कर रही है। धार्मिक उन्माद फैला करके साजिशन दंगा कराने, अशांति का माहौल जो है कायम करने का कुत्सित प्रयास ये लोग कर रहे हैं, जिसके तहत आज वो 4 गिरफ्तारियां मथुरा में हुई हैं। यानी जो लोग नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा में शामिल थे वही हाथरस केस की आड़ में अराजकता फैलाने की साजिश कर रहे थे और यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दोहराई है। जिन्होंने सीएए के खिलाफ आंदोलन के नाम पर हिंसा करने का प्रयास किया था, जिन्होंने प्रदेश के अंदर विभिन्न स्तर पर अराजकता पैदा करने का प्रयास किया। जाहिर है
हाथरस कांड की आड़ में कुछ संगठनों ने यूपी को जातीय दंगों की आग में झोंकने की कोशिश की, लेकिन इसकी पूरी प्लानिंग कैसे हुई ये अब आप समझिए। यूपी में जातीय दंगों के लिए बाकायदा विदेश से फंडिंग हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के साथ ही पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों ने मिलकर यूपी में समाज को बांटने और सूबे की छवि खराब करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से। हाथरस कांड की आड़ में समाज को बांटने के नाम पर जातीय दंगों का ताना बाना एक वेबसाइट बनाकर बुना जा रहा था। हाथरस पीड़िता की मौत वाली रात ही इस वेबसाइट को साजिश की नीयत से बनाया गया था। मुस्लिम देशों और इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों से वेबसाइट के लिए पैसा भी आया था। यही नहीं, इसकी साजिश पिछले एक हफ्ते से रची जा रही थी। कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे, यह दृश्य आपने देखा होगा। पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। जांच एजेंसियों को अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए बाकायदा जस्टिस फॉर हाथरस नाम से एक वेबसाइट बनाई गई है। हजारों लोगों को इस वेबसाइट से जोड़ा गया। इस वेबसाइट में विरोध प्रदर्शन की आड़ में दंगे कराने और दंगों के बाद बचने का तरीका भी बताया गया। यूपी पुलिस के पास भी खुफिया विभाग का इनपुट था। इसमें इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि यूपी को सुनियोजित तरीके से दहलाने की कोशिश की जा रही थी। अब आपको दिखाते हैं साजिश के मामले में हाथरस कांड में आरोपी का परिवार किस तरह पीड़ित परिवार पर ही झूठी बयानबाजी का आरोप पड़ रहा है। जो ये घटना नाम लिखवाए गए हैं वो तो यहाँ थे ही नहीं। एक जो ड्यूटी करता है चंदपा पे चला रहा है दूध का, और जो वो यहाँ गाय को पानी पिला रहा था जब घटना हुई थी। उसके पापा भी थे, गांव का एक व्यक्ति था वो भी यहाँ बैठा था और उसने भी देखा है। हाथरस को लेकर बीजेपी सीधे सीधे गांधी परिवार से सवाल पूछ रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। पॉलिटिकल सिलेक्टिविज्म अगर गांधी खानदान करता है तो उसमें आपको किसी प्रकार से आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अगर गांधी खानदान तब चुप बैठता है जब अशोक गहलोत जी ये कहते हैं कि राजस्थान में जिस बिटिया का बलात्कार हुआ वो अपनी मर्जी से लड़कों के साथ गई, तब आपको अचंभा नहीं होना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ में कोई पत्रकार पीटा जाता है सरेआम और गांधी खानदान मौन बैठा रहता है, तब आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि विपक्ष का दावा है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है। बेटी के साथ दरिंदगी हुई थी, जब उसकी मौत हो गई और रातों रात उसको जला दिया गया, तब से माहौल बिगड़ा। तो जलाने में कौन था? योगी सरकार की पुलिस, योगी सरकार का डीएम। क्या इस साजिश में उत्तर प्रदेश की पुलिस भी शामिल है? प्रदेश में आज जो 4 एक्टिविस्टों को अरेस्ट किया गया है और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पुलिस और गवर्नमेंट ऐसा एक न्यूज़ फैला रही है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हाथरस के इशू को लेकर कम्युनल और कास्ट वायलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से एक बेबुनियाद और बचकाना एक एलिगेशन है। अभी तक हाथरस मामले में कुल 19 एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन मामले में एजेंसियों को दंगों की साजिश के लिए फंडिंग के भी पुख्ता सुराग हाथ लगे हैं, जिसके बाद पूरे मामले में अब ईडी भी जांच करने की तैयारी में है। इस बीच हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई से पहले यूपी सरकार की ओर से कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। चीफ जस्टिस ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हाथरस की घटना झकझोर देने वाली है। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि इस मामले में पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम याचिका का विरोध नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार से गवाहों और परिवार की सुरक्षा, पीड़िता परिवार के पास वकील है या नहीं और इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्टेटस क्या है, इन मुद्दों पर 1 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने को कहा है और अब अगली सुनवाई 1 हफ्ते के बाद होगी। टीम न्यूज नेशन। तो हाथरस मामले का पूरा अपडेट आपने इस रिपोर्ट में देखा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हाथरस पर राजनीति कर रहा है विपक्ष, बड़ा आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। विपक्ष को गरीबों के विकास से कोई सरोकार नहीं है, विपक्ष को गरीबों का विकास पसंद नहीं है, ये मुख्यमंत्री का कहना है। साजिशकर्ता कामयाब नहीं होंगे, उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। सुनिए जरा क्या कहा मुख्यमंत्री साहब ने। वायदों पर, झूठे नारों पर
जाति, क्षेत्र, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने वाले लोग आज भी अपनी विभाजनकारी उस मानसिकता से बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी वह पीढ़ी दर पीढ़ी विभाजन की मानसिकता उनके मनोमस्तिष्क पर उसी रूप में हावी हो रही है। इसलिए वे विकास उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये डेवलपमेंट उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोक कल्याण उनको अच्छा नहीं लग रहा है, गरीब के पास पहुंचने वाली शासन की योजनाएं उन्हें अच्छी नहीं लग रही हैं। और यही कारण है कि वे षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचते जा रहे हैं, रोज नए षड्यंत्र को जन्म देना। आप सुन रहे होंगे इन सभी नमूनों के एक एक वक्तव्य, एक एक कृत्य जनता के सामने साफ गोई के साथ सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है फलानी जगह हम दंगा कराएंगे जाति के आधार पर, कुछ लोग उधर से मरेंगे, कुछ लोग इधर से मरेंगे, हमारे नेता आएंगे उसके बाद जाकर के राजनीति करेंगे। यानी एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए तो देश के लिए और समाज के लिए कितनी विकृत सोच के साथ ये काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं। जहां सरकार विकास कर रही हो, केंद्र सरकार लोक कल्याण के कार्य के साथ लगी हुई हो, कोविड-19 से जूझते हुए भी पूरी मजबूती के साथ एक एक कार्य जनता जनार्दन को समर्पित कर रही हो, वहां पर ये लोग षड्यंत्र कर रहे हो। तो मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है और उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। विकास के काम विपक्ष को पसंद नहीं। इस पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है अविनाश सिंह। अविनाश के पास चलेंगे। विनोद दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं हाथरस से, साथ ही सबीना भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले अविनाश मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि अभी तक तो विपक्ष निशाने पर ले रहा था योगी आदित्यनाथ को, अब विपक्ष को करारा जवाब दिया है मुख्यमंत्री ने। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी साजिश की बू आ रही है और जिस तरीके से जो परत दर परत नए नए खुलासे हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं साफ हो जा रहा है कि इस पूरे कांड में बहुत बड़ा पेच है। हालांकि अब चूंकि एसआईटी की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, हालांकि एसआईटी की जांच को अपनी वो पूरी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन 10 दिन तक और समय दिया गया है, चूंकि जल्द ही सीबीआई की जांच शुरू होगी। और इसमें सबसे बड़ा खुलासा जो कॉल डिटेल सामने आया है उससे बहुत कुछ कहीं ना कहीं साफ हो गया है, क्योंकि जो पीड़िता है और जो पीड़िता का भाई है और जो आरोपी है, इन दोनों के बीच में तकरीबन 100 से ज्यादा बार बातचीत हुई है। जो कॉल डिटेल आई है उसमें अगर हम बात करें अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2020 के बीच के का पूरा ये कॉल डिटेल है, जिसमें कि कई घंटों की बातचीत है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये बातचीत किन लोगों के बीच में हुई है। इस कॉल डिटेल के सामने आने के बाद जिस तरीके से आरोपी पक्ष जो है वो पीड़िता पक्ष के ऊपर आरोप लगा रहा है, उसके बाद चूंकि जो एसआईटी को जो समय मिला है, अब इस एंगल से भी जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि देखिए अभी तक जो एसआईटी की जांच चल रही थी वो उस जांच में जो एंगल था वो ये था, रेप था, गैंग रेप था, मर्डर था। लेकिन चूंकि जो एसआईटी को समय दिया गया है उसके पीछे शायद यही वजह है कि जो नए खुलासे हुए हैं, इन खुलासों के आधार पर जो नए एंगल सामने आए हैं उसको लेकर अब जांच होगी कि आखिर जो आरोपी पक्ष का बयान है, क्योंकि उसमें ये बात भी सामने आ रही है कि पारिवारिक झगड़े का जिक्र भी लगातार हो रहा है। अविनाश बने रहिए हमारे साथ, अविनाश बने रहिए हमारे साथ। हम लगातार न्यूज नेशन पर लाइव इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हाथरस मामले की। हम देखिए लाइव इन्वेस्टिगेशन क्यों कह रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, क्योंकि आरोपी पक्ष का जो सोच है वो आपको सुनाएंगे और उसके साथ साथ पीड़ित परिवार का पक्ष भी आपके सामने होगा। आपके सामने दोनों पक्ष होंगे जो आज तक अभी तक आपको किसी चैनल पर देखने को नहीं मिले। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। और न्यूज नेशन पर इस वक्त आप अलग तरह की कवरेज देख रहे हैं। हाथरस की लाइव इन्वेस्टिगेशन आपको दिखाने हैं। बिना देरी करते हुए मैं अपने सहयोगी विनीत दुबे के पास जाऊंगी जो इस वक्त हाथरस में मौजूद हैं और जो आरोपी पक्ष है उनकी तरफ से जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसको सामने रख रहे हैं। विनीत, जरा ये बताइए कि अभी तक की जितनी भी बातचीत हुई है, पहले ये मामला गैंग रेप से होते हुए फिर ये कहा गया कि पारिवारिक रंजिश का नतीजा भी हो सकता है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ और ये देश भी जानना चाहता है, चूंकि अभी तक सबने एक पक्ष को सुना, अब मैं चाहती हूँ कि आप दूसरे पक्ष की बातें भी सामने रखें, उनके मन को टटोलिए कि चल क्या रहा है, आखिर उनको क्या लगता है कि हुआ क्या है 14 सितंबर को। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने कल पड़ताल की और न्यूज नेशन ने अंदर भीतर जाकर आप गांव वालों से बात की, बुजुर्गों से बात की, पीड़ित पक्ष से बात की, इसके अलावा
जो आरोपी पक्ष है उनके घर वालों से भी बातचीत की, और वहां जो निकल कर आया वो ये सामने निकल कर आया कि पहले इन्होंने जो बयान दिया था पीड़िता की मां ने, वो ये कहा था कि इसके साथ मारे पीटी है, संदीप ने मारपीट की है। लेकिन 3-4 दिन बाद उसके बाद ये देखा गया बाद में और नाम भी उसके साथ जोड़े गए। ये बात सामने आती है कि आरोपी पक्ष जो है वो इस बात को कहता है कि पहले से ही जो पीड़िता है और जो आरोपी है उसके बीच में बातचीत होती रहती थी, वो एक दूसरे को जानते थे और दोनों में प्रेम प्रसंग था। ये बात ग्रामीण भी कहते हैं और आसपास के लोग भी कहते हैं और खुद आरोपी पक्ष इस बात को कहता है। उसके बाद अभी बीच में हाल ही में ये आया कि जो लड़का था वो दिल्ली चला गया था, बीच में उसको लौट कर आया। जी विनीत, आपकी इसी बात को मैं सबीना के पास लेके जाना चाहूंगी, क्योंकि सबीना लगातार हम इसके लाइव इन्वेस्टिगेशन इसलिए कह रहे हैं कि एक आरोप यहां से लग रहा है तो हम उसका जवाब दूसरे अपने सहयोगी से ले रहे हैं। जैसा कि आपने भी सुना सबीना, अभी विनीत ने बताया कि जो लड़की थी उनकी और जो मुख्य आरोपी संदीप है उसकी लगातार बातचीत हो रही थी। तो क्या ऐसा था? परिवार वालों को इसके बारे में पता था? अगर ऐसा था तो जो देखिए साफ इनकार है परिवार का। हमने उन तमाम आरोपों का सवाल उनसे लगातार जानने की कोशिश की है। पिछले जितनी भी देर से हम यहाँ पर मौजूद है, सुबह से हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। हमने परिवार के सभी सदस्यों से पूरी बातचीत की है। वो सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं हम आरोपी संदीप को जानते ही नहीं है, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। मैंने उनकी भाभी से भी पूछा कि वो आपकी ननंद रही, हाथरस की बेटी, आप दोनों के संबंध काफी मधुर रहे, जैसा कि मुझे पता चला। उन्होंने भी कहा कि नहीं, कोई ऐसी बात हाथरस की बेटी के जरिए उनसे शेयर नहीं की गई, साझा नहीं की गई कि उनकी कोई जान पहचान थी या फिर किसी तरह से संदीप उन्हें परेशान कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था। कोई ऐसी बातचीत, आपसी जानकारी के साथ परिवार इनकार कर रहा है कि लड़की की संदीप की कोई बातचीत नहीं हो रही थी, जैसा कि गांव वाले भी कह रहे हैं। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, सिर्फ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा।